हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। मैं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं रुद्रा साइंस गुरु, जहां मिलती है आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी एकेडमी से आईआईटी तक। आज का डिस्कशन हमारा फोकस होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 11 का फर्स्ट चैप्टर से हम लोग आज डिस्कशन लेंगे। यहाँ पर पहली बात, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो वहां पर कुछ रूल्स ओबे होते हैं, कुछ लॉ होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है वो केमिकल रिएक्शंस के दौरान, और इंक्लूडिंग ओवरऑल इनको हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम लोगों को कुछ पर्टिकुलर लॉज के बारे में समझनी है। ये क्या है? तो फर्स्ट इज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रेंच केमिस्ट एंटोine लॉरेंट लेवेजर के द्वारा 1774 में। नाउ नेक्स्ट इज दैट लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस introduced by French chemist Joseph Proust in 1799. Third is that law of multiple proportion introduced by John Dalton in 1803. Fourth is that law of reciprocal proportion introduced by Richter in 1792, and at last is Gay-Lussac's law of combining volumes introduced by Gay-Lussac। तो अब बारी बारी से हम लोग इन सारे लॉज को हम लोग फोकस करेंगे। फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पर सबसे फर्स्ट में लेवेजर ने ये समझाया कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो वहां पर मास को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शंस में ओवरऑल जो मास होगा, मास ऑफ द सब्सटेंस, वो कंजर्व होता है। स्टेटमेंट इज दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज the total mass of the products remains equal to the total mass of reactant। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो वहां पर प्रोडक्ट जो बनेगा उसका टोटल मास हम लोग को उतना ही मिलता है जितना कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया था। यानी कि ओवरऑल जितना इनपुट उतना ही आउटपुट होगा बाय द मास। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवेजर कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मास। इस चीज को दिखाने के लिए लेवेजर ने एक्सपेरिमेंटली एग्जांपल दिया कि मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो वहां पर हम लोगों को प्रोडक्ट के रूप में मरकरी एंड ऑक्सीजन ऑब्टेन होता है। ओवरऑल मर्क्यूरिक ऑक्साइड का जो मास हम लोगों ने लिया था और जो प्रोडक्ट्स बना, दैट इज द मरकरी एंड ऑक्सीजन, उन दोनों का कंबाइनिंग मास यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन हम लोगों को दोनों सेम मिलता है। यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड का मास यानी रिएक्टेंट का मास एंड द मरकरी और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग मास यानी कि प्रोडक्ट का मास ओवरऑल सेम होगा। It is the approval of law of conservation of mass provided by Lavoisier. Second law is law of constant composition और law of definite proportion। इसके स्टेटमेंट पर अगर फोकस किया जाए तो इसका स्टेटमेंट है, in the case of any compound, elements are same and always present in definite proportion, either they form by different method or found in different sources।
इस चीज को समझने के लिए हम लोग अगर एक एग्जाम्पल कंसिडर करें, एग्जाम्पल इज दैट हम लोग एक नॉर्मल कंपाउंड को लेते हैं जो हमारे डेली यूज में है, दैट इज द वाटर। वाटर के सोर्स पर अगर ध्यान दिया जाए तो वाटर जो है वो नदी में भी है, समुद्र में भी है, वेल से भी हम लोग वाटर ऑब्टेन करते हैं और टेप नल से भी हम लोग वाटर ऑब्टेन करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर हमारे पास प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर वाटर के बनाने का तरीका अगर देखें तो वाटर नेचुरली भी ऑब्टेन हो सकती है, वाटर लैब में भी बनाया जा सकता है। लेकिन एक चीज फोकस करने की बात है कि आप वाटर को कहीं से भी ऑब्टेन करें, कैसे भी बनाएं, लेकिन वहां पर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे वो ऑलवेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होंगे। अदर कोई भी एलिमेंट वहां इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दैट मीन्स ऑलवेज टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और उनका अगर रेशियो बाय मास देखा जाए, रेशियो बाय मास जो होगा वो ऑलवेज फिक्स रहेगा 1:8। अब इस चीज को किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, देखिए जब हम लोग वाटर की बात करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल हो गया H2O, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O। अब अगर मास की बात की जाए तो मास ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों को पता है, मास मीन्स व्हाट, मॉलिक्यूलर मास और द मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स 16। अब वाटर के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वाटर में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट एटम्स हैं। सो H2 का हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 2 × 1 / 1 × 16। इस तरीके से हमारा रेशियो बना 2/16 यानी कि 1/8 एंड दैट इज द रेशियो 1:8। ये वाटर के कॉम्पोजिशन में उसके एलिमेंट्स का रेशियो है 1:8 बाय मास और ये ऑलवेज फिक्स रहता है। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनिट कॉम्पोजिशन। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके स्टेटमेंट पर अगर फोकस किया जाए तो इसका स्टेटमेंट है when two elements combine together to form more than one compound, then weights of one element which reacts with fixed weight of other element present in a simple whole number ratio or its multiple. Now इसका मतलब क्या है, अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर कहा यह गया है कि जब 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वहां पर एक के मास को फिक्स करके जब हम लोग दूसरे के कंबाइनिंग मास के रेशियो को निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो ऑलवेज सेम आएगा या फिर उसके मल्टीपल में आएगा। इसका मतलब हम लोग डिटेल्स करके देखते हैं। हम लोग एग्जांपल के रूप में 2 कंपाउंड्स कंसीडर करेंगे। फर्स्ट इज दैट वाटर H2 and second is that hydrogen peroxide, that means H2O2। यहां पर कंसंट्रेट करेंगे, समझेंगे। यहां पर हम लोगों ने सिर्फ 2 एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट इज दैट हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज दैट ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके 2 डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट इज वाटर एंड सेकेंड इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन का मास क्या है, दैट इज 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, यानी कि 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मोलिकुलर मास 1, दैट इज 2 × 1। एंड अगेन ऑक्सीजन के लिए जब देखेंगे ये हो गया हाइड्रोजन का यानी कि 2। एंड नाउ ऑक्सीजन के लिए देखते हैं यहाँ पर
तो ऑक्सीजन का मास हमारा होगा 16, क्योंकि एक है एटम यहाँ पर, इसलिए 1 into 16 दैट मीन्स 16। ये दोनों का मास हमारा ऑब्टेन हो गया। अब हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में चलते हैं। हाइड्रोजन का मास क्या हो गया? 2 into 1 दैट मीन्स 2, एंड ऑक्सीजन का मास क्या हो गया? 2 into 16। इस बार हमारे पास दो एटम्स हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 2 into 16 दैट मीन्स 32। अब यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कहा क्या गया है उस पर फोकस करते हैं हम लोग, कि जब दो एलिमेंट्स हम लोग लेंगे, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लोगों ने लिया, और वो दोनों आपस में कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाए हैं, तो वहां पर दोनों में से किसी एक के मास को फिक्स करके, यानी कि एक का मास दोनों केस में बराबर करके हम लोग देखेंगे कि सेकेंड वाले का जो मास है उसका रेशियो क्या ऑब्टेन हो रहा है। अगर ये सिंपल होल नंबर रेशियो हम लोगों को मिलता है तो ये दिखाता क्या है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो चलिए हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का मास है 2, यहाँ भी हाइड्रोजन का मास है 2, यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर का एक मॉलिक्यूल बना रहा है। उसी तरीके से 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना रहा है। यहाँ पर 2 and 2 हाइड्रोजन का मास दोनों केस में इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है 32। दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो 16:32 दैट मीन्स 1:2। इट इज द सिंपल होल नंबर रेशियो। यहाँ पर क्या कहा गया था कि एक के मास को फिक्स करके दूसरे का मास का जो रेशियो हम लोग निकालेंगे वो सेम आएगा या फिर उसके मल्टीपल में आएगा। देखिए यहाँ पर 16 2 32, यहाँ पर मल्टीपल में आया, सो इट वेरीफाइज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हम लोग इसके स्टेटमेंट को देखेंगे तो इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग व्हेन टू एलिमेंट्स combine separately with a fixed weight of third element to form two different compounds, then their ratio in which they combine with fixed weight of third element is same or its multiple. The ratio by weight when they combine together to form a single compound. इसका क्या मतलब है, अब इसको हम लोग डिटेल्स करते हैं। यहां पर हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जब हम लोगों ने लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को देखा तो वहां पर हम लोगों ने सिंगल कंपाउंड की बात की, जस्ट लाइक द वाटर। जब हम लोगों ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात की तो वहां हम लोगों ने दो कंपाउंड्स को इंट्रोड्यूस किया, वाटर एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अभी हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। यहां हम लोग 3 एलिमेंट्स एंड उनसे बनने वाले 3 कंपाउंड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पर कहा क्या गया है, तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर 3 एलिमेंट्स लिया जाए और उसमें से एक को फिक्स कर दिया जाए तो उसके साथ बाकी दोनों एलिमेंट्स जो फिक्स है उसके साथ बाकी दोनों एलिमेंट्स जब रिएक्ट करेंगे सेपरेटली तो वो 2 डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। अब वहां पर करेंगे क्या कि जो एलिमेंट दोनों कंपाउंड्स में कॉमन है उसके मास को कांस्टेंट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और वहां पर दोनों डिफरेंट वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके मास का रेशियो निकालेंगे। फर्स्ट केस कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्या कि उन दोनों एलिमेंट्स को जो हम लोगों ने सेपरेटली लिया था उनको आपस में कंबाइन करा के एक नया कंपाउंड बनाएंगे और वहां चेक करेंगे कि उनका रेशियो बाय मास क्या है उस नए कंपाउंड में।
तो वो उतना ही होगा जितना कि पहले वाले दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स में उनका रेशियो था विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अ कॉमन एलिमेंट। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहां पर हम लोग दो कंपाउंड्स कंसीडर करते हैं। फर्स्ट इज दैट मीथेन CH4। नाउ नेक्स्ट इज दैट वाटर दैट इज H2O। यहां पर एक चीज हम लोगों को फोकस करने की बात है कि यहां पर हम लोगों को तीन एलिमेंट्स दिख रहे हैं। क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम और दोनों में हम लोगों को एक चीज और ऑब्जर्व करने की बात है कि दोनों में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि इट इज द कॉमन एलिमेंट इन बोथ द कंपाउंड्स। यानी कि फर्स्ट में हम लोगों ने कार्बन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करके मीथेन बनाया। सेकेंड में हम लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके वाटर बनाया। ये कॉन्सेप्ट हो गया। यहां पर हम लोगों को हाइड्रोजन के वेट को फिक्स करके कार्बन का मास जो कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन का मास जो कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, उन दोनों को निकालना है और उसका रेशियो पता करना है। जब ये काम हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालेंगे तो हम लोगों को अगर ये रेशियो उतना ही आता है जितना कि शुरू में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो आया था, तो ये कहलाएगा कि इस कंडीशन में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वेरीफाइड हो रहा है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग काम करें। मीथेन में कार्बन सिंगल है यानी 1 into 12 दैट मीन्स 12। हाइड्रोजन 4 into 1 दैट इज 4। नाउ फर्दर इज दैट नेक्स्ट केस वाटर के लिए आएंगे। हाइड्रोजन 1 into 2 that's 2 and oxygen 1 into 16 that's the 16। अब रही बात कि हाइड्रोजन दोनों में कॉमन है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन का मास आ रहा है 4 और यहां पर हाइड्रोजन का मास आ रहा है 2, तो हम लोग दोनों को इक्वलाइज करेंगे। इक्वलाइज करने का मतलब ये 2 है तो 2 को 4 करना है, तो हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। ये 4 बन गया और ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर 32 बन गया। नाउ अब हाइड्रोजन का मास दोनों ही केस में कांस्टेंट हो गया 4 एंड द 4। तो हम लोगों को रेशियो किसका निकालना है? कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन बाय ऑक्सीजन। कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 32। दैट मीन्स 3:8। ये आ गया मीथेन और वाटर में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, जो कि फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन यानी 4 ग्राम के साथ में रिएक्ट करेगा। अब हम लोग थर्ड कंपाउंड लिए हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स CO2। इसमें हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन के मास को निकालेंगे। तो कार्बन यहां पर सिंगल है दैट इज 1 into 12 यानी कि 12 एंड ऑक्सीजन 2 है 32। यहां पर भी रेशियो हम लोग निकालेंगे। कार्बन बाय ऑक्सीजन दैट मीन्स 12/32। तो हम लोग का ऑब्टेन हो गया 3:8। अब जरा फोकस कीजिए, यहां पर 3:8 आया और यहां पर भी 3:8 आया। इट इज द वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। The fifth law is Gay-Lussac's law of gaseous volume। यहां पर हम लोग इस लॉ को वॉल्यूमेट्रिक लॉ भी कह सकते हैं।
यहाँ पर इसको वॉल्यूमेट्रिक लॉ क्यों कहा जा रहा है, तो इसके पहले जो चारों लॉ हम लोगों ने देखा वो कंपाउंड्स के ऊपर में कैलकुलेटेड थे, और यहाँ स्पेशली इस लॉ को हम लोग एप्लीकेबल करते हैं ओनली फॉर गैसेस। और चूंकि गैसों में कैलकुलेशन जो होती है वो उनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए इसको वॉल्यूमेट्रिक लॉ भी कहा जा सकता है। नाउ फर्दर इज दैट, इसके स्टेटमेंट पर फोकस किया जाए। यहां पर कहा गया है इन द केस ऑफ गैसेस where both reactant and products are gas, the ratio of volume of reactants and products is simple whole number ratio or its multiple। इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझेंगे हम लोग, डिटेल्स करेंगे कि जब कोई ऐसा गैसियस रिएक्शन हम लोग कंसीडर करें जिसमें टोटल के टोटल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑल द कंपाउंड्स जो है वो गैस हो, गैसियस फॉर्म में हो, तो उस केस में उनका जो वॉल्यूम होगा, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, उनके वॉल्यूम का मास सिंपल होल नंबर रेशियो होगा या फिर उसका मल्टीपल होगा। वहां पर फ्रैक्शन होने का कोई चांस नहीं होता। दैट इज द गे-लुसैक्स लॉ। अब इस चीज को हम लोग डिटेल्स करते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, एग्जांपल इज दैट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस, ammonia means what? It is a compound of nitrogen and hydrogen. Now nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia, यानी कि NH3। इसके नीचे लिख दे नाम, it is the nitrogen, it is the hydrogen and now it is the ammonia। अब इस पर इसको बैलेंस किया जाए, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए यहां पर हम लोग इस तरीके से इसको बैलेंस कर लिए। यहां पर हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास क्या है उस पर फोकस नहीं करना, हम लोगों को वॉल्यूम पर फोकस करना है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हम लोगों को क्या यहां पर दिख रहा है कि 1 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन, आई रिपीट अगेन, 1 part of nitrogen reacts with 3 parts of hydrogen to form 2 parts of ammonia gas। तो अगर यहां पर रेशियो निकाला जाए, रेशियो बाय वॉल्यूम, देन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। सबसे पहली बात फोकस करने की कि ये तीनों गैस है, इसीलिए यहां पर हम लोग गे-लुसैक्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये तीनों गैस नहीं होते, उनमें से कोई भी सॉलिड या लिक्विड होता, तो वहां गे-लुसैक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं था। अब रेशियो की जब बात की जाए तो रेशियो बाय वॉल्यूम, तो ये है 1, ये है 3 और ये है 2। इट्स द सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी कि इस केस में गे-लुसैक्स लॉ एप्लीकेबल है। एक्चुअली एग्जाम में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वहां पर स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ में क्वेश्चंस को इस तरीके से भी किया जाता है कि आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा और आपको वहां पर इंट्रोड्यूस करना होता है, दिखाना होता है कि ये किस लॉ को ओबे कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सो फोकस ऑन दैट, इसको आप डिटेल्स करें, समझें। अगर किसी तरह का डाउट्स हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नाउ इस सीरीज को हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। सो कनेक्ट रहें, सीखते रहें। नमस्कार।